नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। इस समय हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस कर रहे हैं। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर तीसरा सेशन होगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ओल्ड इंग्लिश पीरियड को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मिडिल इंग्लिश पीरियड। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1066 से लेके 1500। 1066 में क्या हुआ था? नॉर्दर्न फ्रांस में एक जगह है नॉर्मंडी, वहां का राजा होता है विलियम। ठीक है। विलियम आता है इंग्लैंड, और उस समय इंग्लैंड का जो शासक था वो एंग्लो सैक्सन किंग रहा होगा, और उसका नाम था हेरोल्ड सेकंड। ठीक है। उसको डिफीट करता है, और उसके बाद इंग्लैंड में एक नया एज स्टार्ट हो जाता है, वो हो जाता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। नॉर्मन क्यों? क्योंकि नॉर्मंडी का राजा विलियम उस समय राजा बनता है। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है? 1066 से 1350। ठीक है। लगभग 300 साल तक इंग्लैंड में किसका शासन रहता है? फ्रांस का शासन रहता है। आप समझ सकते हैं कि उस समय जरूर फ्रेंच वर्ड्स, फ्रेजेस और इसके अलावा फ्रेंच का लिटरेचर भी इंग्लैंड को इन्फ्लुएंस किया होगा। ठीक है। इसके बाद एज ऑफ चाउसर 1350 से लेके 1400 तक। और उसके बाद जो है एज ऑफ रिवाइवल। एज ऑफ रिवाइवल जो है 1400 से लेकर के 1500, और डब्ल्यू जे लॉन्ग की बुक में आपको मिलेगा 1550 तक। ठीक है। आप दोनों याद रखेंगे, ये मैं टाइम पीरियड आपको एम एच अब्राहम और डब्ल्यू जे लॉन्ग दोनों से बता रहा हूँ। एज ऑफ रिवाइवल का मतलब आप समझ रहे हैं? उस समय इंग्लैंड में बहुत सारे सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको अच्छे से पता होगा कि 453 में फॉल ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल होता है। फिर क्या होता है? वहां से जो स्कॉलर्स होते हैं वो अपने लिटरेचर को लेकर के इटली, फ्रांस और इंग्लैंड में आते हैं। ठीक है। और जहां जहां ये पहुंचते हैं वहां वहां रेनेसेंस स्टार्ट हो जाता है। वैसे जो रेनेसेंस है ना, फुल फ्लो में वो एलिजाबेथन एज में माना जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है 1400 के बाद ही हो जाती है। तो ध्यान रखना, मिडिल इंग्लिश पीरियड में तीन छोटी छोटी एजेस होते हैं। एक तो होता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, दूसरा होता है एज ऑफ चौसर, और तीसरा एज ऑफ रिवाइवल। अब हम लोग मिडिल इंग्लिश पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। देखो, मिडिल इंग्लिश पीरियड में बहुत सारे युद्ध लड़े जाते हैं, पहले उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो बैटल है वो है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स कुछ और नहीं होता है, जो 1066 में लड़ी जाती है विलियम और हेराल्ड के बीच में। ठीक है। याद रहेगा, विलियम और हेराल्ड के बीच में जो युद्ध लड़ी जाती है 1066 में, उसी का नाम है बैटल ऑफ हेस्टिंग। उसके बाद आपको याद करना है 100 ईयर वॉर्स, जिसको बैटल ऑफ एजिनकोर्ट बोला जाता है। 100 ईयर वॉर्स इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा जाता है, और ये युद्ध 1338 से लेकर के 1453 के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें इंग्लैंड फ्रांस को डिफीट कर देता है। ठीक है। 2 साल के बाद इंग्लैंड में सिविल वॉर स्टार्ट होता है, जिसको वॉर ऑफ रोजेस बोला जाता है। यानी 1455 से लेकर के 1485। और 1485 आपको याद आ रहा है, एक और चीज के लिए काफी पॉपुलर है। ऐसा माना जाता है कि 1485 में ही इंग्लैंड में रेनेसेंस पहुंचा था। ठीक है। तो 1455 से लेकर 1485 के बीच में इंग्लैंड में सिविल वॉर होता है, दो राजघरानों के बीच में। एक तो होते हैं लैंकास्टर, ठीक है, और दूसरा होता है यॉर्क। लैंकास्टर का जो सिंबल होता है वो होता है रेड रोज, और जो यार्क का सिंबल होता है वो होता है व्हाइट रोज। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध में होता क्या है? लास्ट में हेनरी, जो कि लैंकास्टर साइड से था, वो रिचार्ड को, जो कि यार्क की साइड से था, हत्या करके राजा बन जाता है। ठीक है। और इस तरह से जो है, इस युद्ध में किसकी विजय होती है? लैंकास्टर की, यानी रेड रोज की होती है। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, मिडिल इंग्लिश पीरियड तक इंग्लैंड में बहुत सारे डायलेक्ट्स बोले जाते थे, यानी कॉलकुअल लैंग्वेजेस बोले जाते थे, क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती थी। लेकिन जियोफ्री चाउसर ने मिडिल डायलेक्ट को, यानी मिडिल इंग्लिश को प्रमोट किया, और उसको उन्होंने नेशनल लैंग्वेज बना दिया। तो जियोफ्री चाउसर को ही क्रेडिट जाता है कि वो मिडिल डायलेक्ट को प्रमोट करके उसको इंग्लिश लैंग्वेज का दर्जा दिलाते हैं।
और इसके अलावा फ्रेंच रोमांस लिटरेचर और सिविलरी का इंग्लिश लिटरेचर पर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, और होना भी चाहिए क्योंकि 300 साल तक फ्रांस जो है इंग्लैंड पर शासन भी करता है, तो जाहिर सी बात है उसका इन्फ्लुएंस तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके बाद ध्यान रखना, मिडिल इंग्लिश पीरियड के जो सबसे बड़े राइटर हैं वो हैं जियोफ्री चाउसर। ठीक है, इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है, इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है। ठीक है, ये हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस करने वाले राइटर हैं। बहुत सारी चीजों के लिए जियोफ्री चाउसर को जाना जाता है। इसके अलावा मिडिल इंग्लिश पीरियड आर्थुरियन लेजेंड के लिए भी जाना जाता है, वही किंग आर्थर जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड से बिलोंग करते हैं, लेकिन मिडिल इंग्लिश पीरियड से इनके द्वारा जो भी बहुत सारे हीरोइक डीड्स किए गए थे उनको थीम बनाकर ब्रिटिश राइटर्स बहुत सारे वर्क्स लिखना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और किंग आर्थर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी आपको याद रखना है। जैसे किंग आर्थर जिस कैपिटल में रहते थे उस कैपिटल का नाम क्या था, कैमलॉट था। और किंग आर्थर अपने राउंड टेबल के लिए जाने जाते थे। राउंड टेबल ये इनके नाइट्स का एक ग्रुप हुआ करता था। ठीक है, इनके वॉरियर्स का एक ग्रुप हुआ करता था। गुनिवर ये किंग आर्थर की वाइफ थी, और किंग आर्थर की स्वॉर्ड यानी तलवार का नाम क्या था, एक्सकैलिबर था। और सर लैंसलॉट ये वन ऑफ द राउंड टेबल था, यानी वन ऑफ द नाइट्स था। और सर लैंसलॉट का अफेयर किसके साथ चल रहा था, किंग आर्थर के वाइफ गुनिवर के साथ चल रहा था, और ये दोनों मिलकर किंग आर्थर को आगे चल के धोखा दे देते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मिडिल इंग्लिश पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट जो राइटर हैं वो हैं जियोफ्री चाउसर, और इनकी जो वर्क है कैंटरबरी टेल्स, ये तो मास्टरपीस है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इनकी वर्क है, एलटीजीआईसी में पढ़ना भी है। कैंटरबरी टेल्स इंग्लिश में लिखी गई है, और इसमें ध्यान रखना जियोफ्री चाउसर 120 स्टोरीज लिखना चाहते थे, लेकिन ओनली 24 स्टोरी ये कंप्लीट कर पाते हैं, तभी इनकी डेथ हो जाती है। इसमें कुल मिलाकर 30 पिलग्रिम्स होते हैं। कैंटरबरी टेल्स से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं। जब मैं कैंटरबरी टेल्स को कवर करूंगा तो वो सारे फैक्ट्स मैं आपको याद कराऊंगा। इसके अलावा जियोफ्री चाउसर का वर्क है द अमाउंट ऑफ द रोज, ये फ्रेंच में लिखी गई है। इसके अलावा ट्रायलस इन क्रेसिडा और लेजेंड्स ऑफ द गुड वुमेन, ये दोनों इटालियन में लिखा गया जियोफ्री चाउसर का वर्क है। और लेजेंड ऑफ द गुड वुमेन में पहली बार हीरोइक कपुलेट को जियोफ्री चाउसर ने इंट्रोड्यूस किया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये भी आपको याद करना है। जियोफ्री चाउसर के ही कॉन्टेम्परेरी होते हैं जॉन कोवर, और ये जाने जाते हैं अपने वर्क कॉन्फेसियो एमेंटिस के लिए। विलियम लैंगलैंड, ध्यान रखना इनका बहुत ही पॉपुलर वर्क है पायस प्लाउमैन। पायर्स प्लाउमैन, ध्यान रखना रिलीजियस थीम पर लिखी गई पोएम है। और जॉन विक्लिफ ये जाने जाते हैं बाइबल के ट्रांसलेशन के लिए। अब हम लोग बाइबल को अच्छे से समझेंगे। बाइबल को किसने किन किन भाषाओं में ट्रांसलेट किया है, इन सबसे प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान से बाइबल को हम सबको समझना है। देखो बाइबल जो है ना वो क्रिश्चियन का एक धर्मशास्त्र है। बाइबल के दो पार्ट हैं, पहला है ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा है न्यू टेस्टामेंट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में कुल 4 सेक्शन है, और इसमें 39 चैप्टर्स हैं। और ओल्ड टेस्टामेंट को कई सेंचुरीज में और कई राइटर्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और इसको किस भाषा में लिखा गया है, हैब्रू में लिखा गया है। हैब्रू का मतलब आप समझ रहे हैं, वो भाषा जो इजराइल और फैलिस्तीन में बोली जाती है उसको हैब्रू बोला जाता है। और जो लैंड आज इजराइल और फैलिस्तीन के नाम से जाना जाता है उसको पहले जेरूसलम कहा जाता था। और जेरूसलम जो था ना वो 3 धर्मों का सेंटर पॉइंट था। एक तो जुडाइज्म का था, जुडाइज्म यानी जो ज्यू से रिलेटेड धर्म है। दूसरा इस्लाम का भी वो सेंटर पॉइंट है। और उसके बाद क्रिश्चियनिटी का भी वो सेंटर पॉइंट है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है जीसस क्राइस्ट का जन्म कहाँ हुआ था, जेरूसलम में ही हुआ था। तो ध्यान रखना, ये जो जेरूसलम था वो 3 धर्मों का सेंटर पॉइंट था। ठीक है, और वहां जो भाषा बोली जाती है उसको बोला जाता है हैब्रू। तो ओल्ड टेस्टामेंट किस में लिखी गई है, हैब्रू में लिखी गई है। और इसमें किस विषयों पर लिखा गया है, तो ध्यान रखना अर्थ का कैसे क्रिएशन हुआ, एडम और यू का फॉल कैसे हुआ, और इवन जो है ग्रेट फ्लड के बारे में भी इसमें लिखा गया है जो नोह के समय में आया था।
और गॉड का जो कमिटमेंट है अब्राहम, आइजक और जैकोब के लिए, उसके बारे में भी ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा गया है। और बाइबल का दूसरा पार्ट है न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट में भी 4 सेक्शन है और इसमें 27 चैप्टर्स है। न्यू टेस्टामेंट, ध्यान रखना, टोटली किससे रिलेटेड है? जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड है। जीसस क्राइस्ट की लाइफ, टीचिंग, डेथ और रिसरेक्शन। रिसरेक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं? जीसस क्राइस्ट को जब क्रूसीफाइड कर दिया गया था तो 3 दिन के बाद फिर से ये कब्र से जीवित हो जाते हैं, जिसको रिसरेक्शन बोला जाता है। ठीक है। तो न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट के लाइफ, टीचिंग, डेथ और रिसरेक्शन से रिलेटेड स्टोरीज आपको मिलेगा। ठीक है। और न्यू टेस्टामेंट किस में लिखा गया है? ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है। ओल्ड टेस्टामेंट अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो किस में लिखा गया है? हेब्रू में लिखा गया है। और ये जो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट है, ये दोनों ही अपने आप में ऑथेंटिक बुक है। साथ साथ ये बहुत ही टफ है पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए इन दोनों बाइबल का बाद में ट्रांसलेशन भी किया गया और वो सारे ट्रांसलेशन हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है ट्रांसलेशन किया गया था सेंट जेरोम के द्वारा। इसीलिए इनके द्वारा जो ट्रांसलेशन करने के बाद बाइबल आई, उसको बोला गया सेंट जेरोम्स बाइबल। और इन्होंने इसमें लिखा, ध्यान रखना, इन्होंने लैटिन में लिखा है। ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है वल्गेट। वल्गेट का मतलब ही होता है लैटिन में लिखी गई जो बाइबल हो उसको बोला जाता है वल्गेट। और पता है, सेंट जेरोम की जो बाइबल है ये भी अपने आप में इतनी ऑथेंटिक होती है कि जितने भी वेस्टर्न कैथोलिक चर्च में बाइबल पढ़े जाते हैं वो सेंट जेरोम्स की बाइबल ही पढ़ी जाती है। और कई सौ सालों तक सेंट जेरोम्स की बाइबल को पढ़ा जाता है। अच्छा, अब क्या हुआ, इंग्लैंड में बाइबल को समझना बड़ा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि ना तो हैब्रू, ना ही ग्रीक और ना ही लैटिन इंग्लिश पीपल के लिए समझना आसान था। इसीलिए बहुत सारे स्कॉलर्स जो इंग्लैंड में हुए, उन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया। और उसमें सबसे पहले नाम आता है वाइक्लिफ का। ये लगभग लेट 14th सेंचुरी में बाइबल को ट्रांसलेट करते हैं। और ये सीधा, ध्यान रखना, सेंट जेरोम के बाइबल का ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश में। ठीक है। तो ध्यान रखना, द वाइक्लिफ के बाइबल को लोलार्ड बाइबल भी कहते हैं। और ये जो है ट्रांसलेट किया जाता है लैटिन वल्गेट से। लैटिन वल्गेट का मतलब वही सेंट जेरोम के बाइबल से इन्होंने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। फिर बाद में जो है, ध्यान रखना, 16th सेंचुरी में टिंडल आते हैं और ये भी क्या करते हैं, इंग्लिश में बाइबल को ट्रांसलेट करते हैं। और इन सब का पर्पस यही होता है कि बाइबल को बिल्कुल आसान भाषा में ट्रांसलेट कर दिया जाए, जिससे कि साधारण व्यक्ति भी बाइबल को पढ़ सके और समझ सके। ठीक है। उसी उद्देश्य को लेकर टिंडल ने भी बाइबल को ट्रांसलेट किया था। और टिंडल ने, ध्यान रखना, न्यू टेस्टामेंट जो ग्रीक में लिखी गई थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, बिटवीन 1525 टू 1535। पता है, इसके लिए टिंडल को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि जो रोमन कैथोलिक चर्च में बैठे हुए जो पादरी लोग थे, उनको ये पसंद नहीं आया कि लैटिन में लिखी गई बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए। ठीक है। और इसीलिए जो है टिंडल पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं और इनको एक्सक्यूट कर दिया जाता है। इसके बाद आपको याद रखना है किंग जेम्स फर्स्ट की बाइबल, जो कि 1611 में लिखी जाती है, यानी 17th सेंचुरी के बिगनिंग में लिखी जाती है। और ये ध्यान रखना, बाइबल का सबसे सटीक और सबसे इजी ट्रांसलेशन होता है। उसके पीछे कारण ये भी होता है कि किंग जेम्स फर्स्ट ने बहुत सारे ट्रांसलेटर्स और बहुत सारे बाइबल के स्कॉलर्स को लगा दिया था बाइबल को लिखने के लिए। और फलस्वरूप क्या हुआ कि बाइबल जो है बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी गई, ताकि हर एक कॉमन व्यक्ति बाइबल को पढ़ सके। तो बाइबल से रिलेटेड कुछ लिमिटेड फैक्ट्स हैं, वो याद रखेंगे। बाइबल में कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट किस में लिखा गया है? हेब्रू में लिखा गया है। न्यू टेस्टामेंट किस में लिखा गया है? ग्रीक में लिखा गया है। और न्यू टेस्टामेंट किससे रिलेटेड है? ये सिर्फ जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड है। पहली बार लैटिन में किसने बाइबल को ट्रांसलेट किया था? तो सेंट जेरोम ने किया था 4th सेंचुरी में। उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले 3 राइटर्स हैं। एक तो वाइक्लिफ है, जिन्होंने वल्गेट यानी सेंट जेरोम की बाइबल से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। फिर उसके बाद टिंडल,
इन्होंने न्यू टेस्टामेंट जो ग्रीक में लिखी गई है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और उसके बाद किंग जेम्स फर्स्ट हैं और उनकी भी बाइबल बहुत ही पॉपुलर है जो 1611 में लिखी गई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद रेनेसेंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।